नमस्ते दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है लॉ एसेंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस एक्ट का 2007 का हमने चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी था, चैप्टर 2 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स की बात करता था, हम कवर कर चुके हैं। और आज जो हम कवर करने जाएंगे वो है चैप्टर 3, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ठीक है, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पर डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। देखिए, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस इस चैनल का यही है कि जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है या जो हाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मेंटोरिंग करी जाए और उनको जुडिशरी एग्ज़ाम्स की किस तरीके से हेल्प हो सके या एपीओ एग्ज़ाम्स की ये गाइडेंस दी जाए। तो यही इसका पर्पस है। ना ही आपसे कोई 1 रुपया चार्ज लिया जा रहा है और ना ही भविष्य में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज चैप्टर 3 की, जो कि बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। पहला एक तो आप ये याद रखना, जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनको आप जब भी पढ़ो, उनके चैप्टर्स के नाम और हेडिंग ज़रूर याद करना। जैसे कि ये जो चैप्टर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स की। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। और ये जो हमारा सेक्शन है 19 से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का और 28 तक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन 19 है ये कहता है सुपरिटेंडेंस ओवर द पुलिस फोर्स। सुपरिटेंडेंस इन द सेंस निगरानी, यानी कि पूरी जो पुलिस बल है उस पर किसकी निगरानी होगी? ऑब्वियसली उस पर स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी होगी। ठीक है, ये सेक्शन भी क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, कॉमा, द स्टेट गवर्नमेंट शेल एक्सरसाइज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द पुलिस फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स। यानी कि पुलिस बल पर हर मामलों में जो सुपरिटेंडेंस जो एक्सरसाइज करेगा, जो निगरानी रखेगा पुलिस फोर्स पर, वो कौन रखेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 20, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फॉर द ओवरऑल कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द पुलिस फोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब है यहाँ पर कि अल्टीमेट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही है, लेकिन उस पूरी पुलिस फोर्स को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाए, किस तरीके से उसको सुपरवाइज करा जाए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? जो पूरे पुलिस का कंसर्न स्टेट के पुलिस का जो हेड है, यहाँ पे हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो होता है पूरी पुलिस फोर्स का, वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी। तो डीजीपी जो होगा वो क्या करेगा? पूरा सुपरवाइज करेगा और उसको अपॉइंट करेगा। यहाँ पे अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी होगी वो कौन होगी? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। बट अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? वेस्ट करती है सुपरवाइज की पावर डीजीपी के ऊपर। ठीक है, एक और चीज़ मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग क्या करते हो, पूरा वीडियो नहीं सुनते हो। देखो, अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनोगे दोस्त, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ जो शायद इसमें भी ना दी हूँ, वो डाउट्स रह जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरी वीडियो ज़रूर सुना करो, वरना अधूरा आधा ज्ञान जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो सेक्शन 20 का सब सेक्शन 2 कहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम ए पैनल ऑफ ऑफिसर्स। अब डीजीपी तो देखो, डीजीपी एक ही बनेगा। जैसे क्लास में बच्चे बहुत होते हैं, मॉनिटर एक बनता है ना, ऐसे पुलिस फोर्स में भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं बट एक ही डीजीपी बनता है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो पैनल होता है पूरा, और उन पैनल जो ऑफिसर्स होते हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनमें से किसी एक को क्या बनता है? डीजीपी बनाया जाता है। तो हम यही सेक्शन पढ़ेंगे किसको बनाया जाता है या क्या प्रोसेस होता है। तो ये कहता है कि द डीजीपी शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स, कॉमा, ऑलरेडी वर्किंग इन द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और the officers who have been found suitable for promotion in the rank of director general of police। यानी कि जो ऑलरेडी डीजीपी के पद पे काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया जा सकता है पुलिस फोर्स का, या ऐसे ऑफिसर्स जो प्रमोट हो जाते हैं डीजीपी के रैंक में और उनको बनाया जा सकता है।
आफ्टर स्क्रीनिंग बाय ए कमिटी, एक कमिटी होती है, उस कमिटी में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल मेंबर्स भी होते हैं। उस कमिटी को बनाती है राज्य सरकार और वो स्क्रीन करती है कि किस बंदे को डीजीपी बनाना है या नहीं बनाना है। प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द पैनल शैल नॉट एक्सीड 3 times द नंबर ऑफ कैडर पोस्ट, यानी कि उस पैनल में जो ऑफिसर्स होंगे वो उस स्टेट की जो भी कैडर पोस्ट होगी उसका 3 गुना नहीं होना चाहिए। सपोज कैडर पोस्ट 10 है तो जो पैनल बनेगा वो 30 लोगों का बनेगा। 30 लोग में से एक ऑफिसर को क्या बनाएगा, डीजीपी के रैंक पर पुलिस स्टेट का डीजीपी बनाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सो अपॉइंटेड शैल हैव ए मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 years। ये याद रखना कि जब भी डीजीपी बनाया जाएगा कम से कम उसका जो टेन्योर होगा एज ए डीजीपी वो 2 years का होना चाहिए, मिनिमम जो यहाँ पे लिखा हो। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, इसको आप जरूर देखना। स्टेट गवर्नमेंट, सबसेक्शन 4 क्या कहता है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट मे रिमूव द डीजीपी। अब ये बात करता है कि डीजीपी को अगर बना दिए तो उसको रिमूव कैसे कराया जा सकता है, क्या उसको उसके जो टर्म है टेन्योर से पहले हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, उसके बारे में बात करता है और किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, जो सबसेक्शन 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है डीजीपी को उसके पोस्ट से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, यानी कि उसके टेन्योर के खत्म होने से पहले, बाय रिटन ऑर्डर। तो वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ रिटन ऑर्डर। और उसमें रीजन स्पेसिफाई करा जाता है कि किस वजह से उसको हटाया जा रहा है और कौन कौन से ग्राउंड है। इन्होंने 4 ग्राउंड बताया। पहला, ऑन कन्विक्शन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ इन ए क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि किसी भी ऑफेंस में डीजीपी अगर कन्विक्ट होता है, ठीक है, कन्विक्ट का मतलब है दोष सिद्ध हो जाता है बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, उस केस में, या वेयर चार्जेस हैव बीन फ्रेम बाय ए कोर्ट, या फिर कन्विक्शन नहीं हुई है बट चार्जेस जो है फ्रेम हो गई है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। जिस जिस धाराओं पे पुलिस ने चार्जशीट जमा करी थी उस पर बहस होती है और बहस के बाद कोर्ट को लगता है कि भाई ये धाराएं सही बैठ रही हैं या ये धाराएं सही नहीं बैठ रही और दूसरी धाराएं लगेंगी, तो चार्ज फ्रेम हो जाता है। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, डीजीपी को जो बनाया गया है जिस व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट ने, और अगर डीजीपी के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो भी उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब किस किस केस में चार्ज इन्वॉल्व हो, करप्शन और मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि भ्रष्टाचार करा हो या मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है ना, नैतिक जो उसका व्यवहार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऐसे केसेस में चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो उसको पुलिस क्या कर सकती है, हटा देती है, या कन्विक्ट हो जाता है कोर्ट द्वारा तो हटा सकती है। On becoming incapable to perform his or her function as a DGP due to physical और mental illness के वजह से, ठीक है ना, मान लो मानसिक तनाव है या कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है जिसके वजह से वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता डीजीपी, तो भी एक रीज़न है उसको हटाने का। तीसरा है ऑन प्रमोशन और ट्रांसफर टू हायर और सिमिलर पोस्ट अंडर द सेंट्रल और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, मान लो उस डीजीपी को और हायर रैंक पे पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, या उसका प्रमोशन हो जाता है हायर रैंक पर, उस केस में उसका वहाँ से उस पोस्ट डीजीपी की पोस्ट से हटना पड़ता है तो हटाया जा सकता है, या उस डीजीपी का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और पोस्ट में, मान लो कि उसको डेप्यूटेशन पे राज्य केंद्र सरकार बुलाती है, उस केस में ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, देन उसको डीजीपी से हटाया सकता है, या उसका स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पे सिमिलर पोस्ट पे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, देन, या ऑन हिज और हर ओन रिक्वेस्ट, हो सकता है उनकी खुद की पर्सनल कुछ रीज़न हो, उसके वजह से भी अगर वो रिक्वेस्ट करता है डीजीपी तो भी हटाया जा सकता है। अब जो हमारा सब सेक्शन 5 है वो कहता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, जैसे डीजीपी मे बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय ए स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टेन्योर फॉर ग्रॉस इनएफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो डीजीपी कर रहा है और वो बहुत ही इनएफिशिएंट है उस काम में, और वो काम बहुत नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट का मतलब है कि उसके काम में कोई केयरनेस नहीं है, बोनाफाइड कोई काम नहीं है, या फिर वेयर प्राइमा फेसी केस ऑफ अ सीरियस नेचर, कोई ऐसा है जिसको केस आता है जिस केस को देखकर पता चलता है कि प्राइमा फेसी हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑफेंस बड़ा सीरियस नेचर का है, और ऐसे ऑफेंस में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाती है और उसके बाद डीजीपी को उस पोस्ट से रिमूव कर सकती है जो राज्य की सरकार है। सेक्शन 21, तो इसलिए सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में ग्राउंड्स के बेसिस पे सवाल आते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, मिनिमम टेन्योर क्या होता है, तो आप उस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखना। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस।
Subject to the approval of the state government, the Director General of Police shall make regulation or issue orders not inconsistent with this act and with any other law for the time being in force. यानी कि पुलिस को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है, किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है, तो डीजीपी क्या है, कुछ रेगुलेशन और रूल्स बना सकता है, बट वो सारे जो रूल्स रेगुलेशन जो भी ऑर्डर्स डीजीपी पास करता है, इट मस्ट बी अप्रूवल, ठीक है ना, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जब उसको अप्रूव करेगी तभी वो उसको लागू कर सकता है। और वो जो भी ऑर्डर्स और रेगुलेशन डीजीपी पास करता है वो इस एक्ट के या कोई भी लॉ उस टाइम पे इन फोर्स में है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उससे इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पे वो बना सकता है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम को किस तरीके से रोका जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, किस तरीके से क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क परफॉर्म बाय द पुलिस ऑफिसर। तो ये सारे हैं, ये आप देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इतना नहीं है, बट एक बार इनको जरूर आप देख लेना। बस इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो भी डीजीपी बनाएगा इट्स सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और सेक्शन याद रखना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नॉट सो मच एज इम्पॉर्टेंट। हाँ, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सवाल ये पूछा सकता है कि कितना फ़ाइन लगा सकता है, कितना रैंक घटा सकता है, कितने दिन तक सस्पेंड कर सकता है, ये सारी। तो ये है डिसिप्लिनरी पेनल्टी, सेक्शन 23 याद रखना। ये कहता है कि एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलूँगा, और अबव मे अवॉर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर रैंक विच ही इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी कि जहाँ पे एसपी या एसपी से ऊपर के रैंक का ऑफिसर होगा वो उन व्यक्तियों को, यानी कि उन व्यक्तियों का मतलब है पुलिस ऑफिसर, जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसपी था या एसपी से ऊपर रैंक के व्यक्ति थे, एसपी रैंक या एसपी से ऊपर रैंक वाले अन्य जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, जो भी रैंक हो, और जहाँ पे एसपी या उससे ऊपर रैंक का ऑफिसर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पे काम कर रहा था, वो फॉलोइंग इस तरीके की पनिशमेंट देने की क्या रखता है, पावर रखता है। क्या कर सकता है वो? रिडक्शन इन रैंक, रैंक घटा सकता है, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में भेज सकता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, नौकरी से रिमूव कर सकता है, डिसमिसल भी कर सकता है, सैलरी में रिडक्शन भी कर सकता है, इंक्रीमेंट जो मिल रहा था वो भी रोक सकता है, और उसका प्रमोशन भी रोक सकता है। बट यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एसपी या एसपी से ऊपर का रैंक का तभी कर सकता है जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन हो, एसपी हो। एसपी या एसपी से ऊपर रैंक का ऑफिसर अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसने अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करा है, एज अ अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्ट करना ज़रूरी है। अगर उस यहाँ पे एसपी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड में मान लो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड स्टाफ सबॉर्डिनेट सर्विस जो बोर्ड है उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तो यहाँ पे वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, उत्तराखंड जो स्टाफ सबॉर्डिनेट सर्विस है वो वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट तो नहीं है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सो क्या वहाँ एसपी जो है वो हटा सकता है उस कांस्टेबल को? नहीं हटा सकता, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसपी नहीं है, वहाँ पे उत्तराखंड स्टाफ सबॉर्डिनेट सर्विस अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एसपी है उससे ऊपर का रैंक का ऑफिसर अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, तभी ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अबव में अवॉर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट टू एनी नॉन गेजेस्टेड पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। इसका मतलब ये है कि एसपी या उससे ऊपर रैंक का ऑफिसर ये पनिशमेंट दे सकता है उन पुलिस ऑफिसर को जो कि उसके सबॉर्डिनेट हैं और जो नॉन गेजेस्टेड है। नॉन गेजेस्टेड का मतलब है कि ऐसे अफसर, देखिए कोई भी ऑफिसर गेजेस्टेड और नॉन गेजेस्टेड होता है। गेजेस्टेड अगर होता है तो उनका अखबार में क्या करता है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकालती है, जिसको हम राजपत्रित भी कहते हैं। जो क्लास ए ऑफिसर भी हो सकते हैं, क्लास 1, क्लास बी, इस तरीके से हमने उनको क्लासीफाई करा है। तो जैसे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर इज़ नॉट ए गेजेस्टेड ऑफिसर। इंस्पेक्टर के ऊपर के रैंक से जो होते हैं वो होते हैं गेस्टेड ऑफिसर। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्टर रैंक हुआ, सब इंस्पेक्टर रैंक हुआ, एएसआई हुआ, हेड कांस्टेबल हुआ, कांस्टेबल हुआ, इन सबको जो एसपी है या उससे ऊपर का रैंक वाला है वो पनिशमेंट दे सकता है। अब कौन कौन सी पनिशमेंट दे सकता है? फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी, फाइन लगा सकता है, और वो फाइन कितना होना चाहिए, उसकी महीने की 1 महीने की जो सैलरी है उतना तक फाइन लगा सकता है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता।
ठीक है। यानी कि अगर एक मान लो, और जैसे एक कांस्टेबल है सपोज, उसकी 25,000 सैलरी है तो फाइन उस पर 25,000 तक लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। ऐसे ही मान लो कि ASI है, मान लो उसकी 30,000 सैलरी है तो उसका फाइन 30,000 तक लगा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। और वो 1 मंथ सैलरी जो होगी उसी के आधार पर फाइन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रेप्रिमेंड और सेंसर कर सकता है। तो ये जो है उसके पास पावर दी हुई है। अब सबसेक्शन 3 है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम DYSP भी कहते हैं। और एनी ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक में अवॉर्ड पनिशमेंट ऑफ अ रेप्रिमेंड और सेंसर टू ए पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर बिलो इट्स रैंक। यानी कि सब पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार वाला, सब इंस्पेक्टर हो गया, या ऑफिसर इन रैंक से नीचे यानी ASI कांस्टेबल, उनको फाइन नहीं दे सकता। यानी कि DYSP यानी कि इसको बोलते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या उसके बराबर रैंक का व्यक्ति उन पे फाइन नहीं दे सकता। बाकी रेप्रिमेंड और सेंसर जो है वो पनिशमेंट दे सकता है। जैसे SP था जो फाइन भी दे सकता था और रेप्रिमेंड कर सकता था, पर DY जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ रेप्रिमेंड कर सकता है, फाइन ही की पनिशमेंट नहीं दे सकता। एनी ऑफिसर ऑफ एंड अबव द रैंक इंस्पेक्टर में अवॉर्ड माइनर पनिशमेंट टू कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। और अगर इंस्पेक्टर रैंक का है या उससे बड़ा कोई ऑफिसर है वो माइनर पनिशमेंट दे सकता है, बट किस रैंक तक को दे सकता है? कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को। इसका मतलब ये है कि वो सब इंस्पेक्टर वाले को पनिशमेंट नहीं दे सकता, ना ही वो एक सिंगल स्टार वाले को पनिशमेंट दे सकता है। एनी पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट मेंशन करी गई है हमारे सबसेक्शन 1 में, 2 में, 3 और 4 में, above awarded to an officer will not affect his liability for prosecution for any criminal offence committed by him in the same transaction for which departmental action has led to award of punishment to him for any transgression of departmental rules। मतलब कहना ही चाहता है कि जो भी पनिशमेंट ऊपर दी गई है, ये पनिशमेंट जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उस पे अलग से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि उसके ऑलरेडी उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट जब दी गई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई है, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दी गई है, जो उसने रूल्स को तोड़ा है, ब्रेक करा है, तो उसी ऑफेंस के लिए उसको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं करा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 20 सबसेक्शन हमारा जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है उसकी बात करता है, डबल जेओपार्डी हो जाएगी अदरवाइज। ये तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे उसको। कब? जब उसी ऑफेंस के लिए उसको ऑलरेडी पनिशमेंट दिया जा चुका है, तो उसके लिए दोबारा उस पर कोई प्रोसिक्यूशन या कोई क्रिमिनल ऑफेंस की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। 24 सस्पेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर ऑफ और अबव द रैंक ऑफ SP में प्लेस है पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर बिलो, यानी कि SP या उससे ऊपर का अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक का या उससे नीचे रैंक का या जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको सस्पेंड कर सकता है। और जब वो सस्पेंड करेगा तो वो सस्पेंशन ऑर्डर में उसका रीज़न लिखना पड़ेगा SP को या उससे बड़े अफसर को कि क्यों उसने अपने सबऑर्डिनेट को सस्पेंड कराया। इट शुड बी इन राइटिंग। सेक्शन 25 मिसकंडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसकंडक्ट मतलब एक जो कहते हैं ना कि अच्छा व्यवहार नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर को हमेशा यूनिफॉर्म में अच्छी तरीके से बिहेव करना विद इन द डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड डिपार्टमेंट। तो इस केस में अगर उसका एक्ट और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल नहीं है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। और कौन कौन सी चीज़ों को मिसकंडक्ट माना जाएगा? देखो, पहला है कि डिसओबीडियंस ऑफ लॉफुल ऑर्डर, यानी कि आपका जो सुपीरियर ऑफिसर आपको जब कोई कमांड दे रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, आप उसको डिसओबे करते हो और वो लॉफुल ऑर्डर है, देन अगर अनलॉफुल ऑर्डर दे रहा है तो आप मना कर सकते हो, बट वो लॉफुल ऑर्डर दे रहा है तो आप उसको डिसओबे करते हो तो वो मिसकंडक्ट में आएगा। नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी पे टाइम पे ना होना, ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करना। इनसबऑर्डिनेशन और एनी ऑप्रेसिव कंडक्ट, यानी कि कोई ऐसा कंडक्ट करना जो गंदा हो अपने आप में, जो ऑप्रेसिव हो, जो पूरी यूनिफॉर्म या पुलिस को क्या करे, बदनाम करे। अनऑथराइज मैलिग्नरिंग और एब्सेंस ऑन ड्यूटी, बिना किसी बेवजह किसी को बताए ड्यूटी से एब्सेंट होना। एक्ट ऑफ कावर्डिस, यानी कि डरपोक, भागना, कायरपंता। ठीक है, मान लो आप किसी जगह इंगेज हो और आप दुश्मन को पकड़ रहे हो, बट दुश्मन ने फायरिंग करी तो आप उसको फेस ना करने की जगह आप भाग रहे हो दुआ वापस खुद ही, तो इसको एक्ट ऑफ कावर्डिस में कहा जाएगा। मिस यूज़ ऑफ राइट, अपने राइट का गलत इस्तेमाल करना, एक्सेसिव पावर को यूज़ करना, या कोई भी ऐसा एक्ट जो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर होता है, यानी कि जो किसी ऑफिसर को शोभा नहीं देता है, जो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे मिसकंडक्ट में आ गई। अब आता है सेक्शन 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि हमने जो इससे पहले के जो सेक्शन पढ़े हैं,
अगर उसमें कोई पनिशमेंट दी जाती है तो क्या अपील कर सकता है वो ऑफिसर, सबॉर्डिनेट ऑफिसर जिसके अगेंस्ट कार्रवाई करी गई है? तो ये कहता है कि ऐसी अपील जो होती है, ठीक है, जहाँ पे एक्शन डीजीपी द्वारा लिया जाता है, यानी कि जहाँ पे पनिशमेंट डीजीपी दे रहा है, तो उस केस में वो एग्रीव पुलिस वाला व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट पे जाकर अपील कर सकता है। और जहाँ पर डीजीपी पनिशमेंट नहीं दे रहा है, यानी एसपी दे रहा है या और कोई ऑफिसर दे रहा है, ठीक है, यानी कि उस केस में जो पुलिस हायरार्की में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होगा, जैसे सपोज एसपी है, एसपी ने पनिशमेंट दिया तो अब उसको अपील करनी है, तो वो क्या करेगा, एसपी से ऊपर रैंक का जो व्यक्ति होगा या उसके समकक्ष ऊपर रैंक का जो व्यक्ति होगा, वहाँ पे क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, या इवन वो डीजीपी में भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट। तो मतलब है कि जहाँ डीजीपी कार्रवाई करेगा वहाँ पे आपको अगर अपील करनी है आप स्टेट गवर्नमेंट में अपील करोगे, और जो भी ऑफिसर जो डीजीपी से नीचे है रैंक में, अगर वो क्या करते हैं, पनिश करते हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, तो उस ऑफिसर ने जिसने पनिश करा है उससे ऊपर की रैंक का व्यक्ति, ठीक है ना, और अल्टीमेटली डीजीपी पे भी आप अपील कर सकते हो। सेक्शन 27 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज, रेलवे एरिया में किस तरीके से पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। देखिए हमने पहले वाले जो सेक्शंस पढ़े थे, आपने मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखना जो मैंने चैप्टर 2 में है कि रेलवे एरिया क्या होता है, तो आपको क्लियर होगा कौन उसको देखता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी ऑफिसर को जो कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की रैंक से नीचे ना हो, ऊपर हो तो चलेगा बट नीचे नहीं होना चाहिए, वो असिस्ट करता है किसको, डीजीपी को, किस में, रेलवे एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेलवे एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होती है उसको अपॉइंट करती है, और वो क्या करता है, असिस्ट करता है डीजीपी को, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है पुलिस डिस्ट्रिक्ट रेलवे एरिया का, वो किसके ऊपर है, वो एसपी के ऊपर है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर में। सब सेक्शन 3-4 देख लेना, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया। हाँ, सब सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट एनी ऑफ द पावर एंड फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम और अंडर दिस एक्ट टू एन असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के पास जो भी पावर है वो एसपी पहले राज्य सरकार से परमिशन लेने के बाद वो उन पावर को डेलीगेट कर देगा, कन्फर कर देगा, किसको, असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो वहाँ पे एसपी अपनी पावर कन्फर कर सकता है, बट ये तभी कर सकता है एसपी जब वो प्रीवियसली परमिशन ले राज्य सरकार से। और किसको कर सकता है, असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही कर सकता है। अब 28 इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ की पुलिस फंक्शनरीज, यानी कितने कितने टर्म तक एसएचओ रहेगा, डीजीपी रहेगा, ये कहा गया है। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है अ पुलिस ऑफिसर पोस्टेड एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी अगर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज जिसको बनाया जाता है वो कम से कम उसका जो टेन्योर होगा मिनिमम 1 साल होगा। 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम 1 साल तक उस जगह पे वो रहेगा जहाँ का उसको थानेदार बनाया गया है। अगर पुलिस सर्कल का जो ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, और एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एज ए डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रेंज, रेंज मतलब पुलिस रेंज, वो 2 साल तक होंगे। यानी कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस सर्कल का जो होगा, ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट जो होगा, जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल होगा या जो रेंज का इंस्पेक्टर जनरल होगा, उनका जो मिनिमम टेन्योर होगा 2 साल का होगा। और एक पुलिस स्टेशन का जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, थाना, उसका जो इंचार्ज होगा उसका जो मिनिमम टेन्योर होगा वो 1 साल का होगा। अब ये कह रहा है कि क्या, बट ये कंडीशन जो है इससे पहले भी इनको ट्रांसफ़र करा सकता है, मिनिमम एक साल तो मिनिमम है ही, बट 1 साल से पहले भी इनको ट्रांसफ़र हो करा सकता है अगर चाहे तो। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में है, ये रीज़न बताया कि अगर प्रमोशन हो जाता है उस व्यक्ति का हायर पोस्ट पे, ठीक है ना, या उसको डेपुटेशन पे भेजा जाता है, तो उस केस में ऑब्वियसली वो बंदे का क्या होगा, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस, वो टर्म, वो जो टर्म है 1 साल या 2 साल उसके एक्सपायरी होने से पहले। या कोई उसने ऑफेंस करा जिसमें उसकी गिल्ट आ जाती है, तो उस केस में वो जो मिनिमम टेन्योर है उसके एक्सपायरी होने से पहले उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। या किसी ऑफेंस में चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम हो जाता है, या वो इनकेपेबल होता है, अपना काम नहीं कर सकता ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इलनेस, या कोई भी ऐसा फंक्शन करता है जो कि अगेंस्ट जो लॉ है,
फॉर फिलिंग अप अ वैकेंसी है भरनी है, उस केस में भी अपनी रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं इस एरिया से जाना चाहता हूँ, तो भी 1 साल से पहले या 2 साल से पहले उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। या पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है सरकार को कि इस व्यक्ति को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो भी उस टर्म के एक्सपायर होने से पहले करा जा सकता है। या फिर कोई ग्रॉस इनएफिशिएंसी या नेग्लिजेंस करा हो, उस केस में भी उसको उस पोस्ट से हटाया सकता है या ट्रांसफ़र करा सकता है। अब ठीक है, बट इस केस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 19 से लेकर 28 चैप्टर 3। और बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उस पर लिंक भेज दूंगा, ये अपडेट रहिए। और इससे पहले के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखना, क्योंकि 15 मार्क्स कैरी करता है। ये 15 मार्क्स एनफ होते हैं किसी भी कट ऑफ को गिराने और बढ़ाने के लिए। ओके गाइस, तो आपको अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। और कोई कुछ पूछना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज़ फॉर ऑल टुडेज़, थैंक यू।